Hello students. Yes, in our previous video we have introduced the concept of financial management where we have discussed the decision relating to financing decision, investment decision and dividend decisions. And the financing decision, as you know, resulted or related to procurement of funds, means getting the funds. Investment decision related to investments, where to invest the funds. And distribution, dividend decision is distribution of earning, that is dividend decisions. Is that clear? Now we will discuss this concept one by one. In previous videos we have discussed about the financial management. Okay, in today we have already discussed about the students. What we have discussed? We have already discussed the financial management. We have also learned about the objective of financial management. We have also learn about the other objective of management. Then we have discussed about the financial decision. Means we have discussed about introduce the concept. In today in financing decision we will talk about the two things. One is the financial planning and second one is the capital structure. As the name is suggesting, capital structure means debt and equity. Financial planning, as you know about the word planning, yes, we have studied about the chapter in chapter 4, the concept of planning. हम प्लानिंग ऑलरेडी चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं. जैसे प्लानिंग रिलेटेड होती है पूरे मैनेजमेंट में, सेम जो फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. मीन्स वी आर वट वी हैव, हमारे पास कितना है, कितना ही मनी है, हाउ वी हैव टू यूटिलाइज दैम, हमें उसे किस तरह से यूटिलाइज करना है और उनको कहाँ से हमने डिफरेंट सोर्स के फाइनेंस डिसाइड करने हैं और उनके बाद उनको हमें किस फॉर्म में यूटिलाइज करना है. ये सारा हम जो है इसमें पढ़ते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में. तो सबसे पहला हमारा आता है व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग क्या है? इज दैट क्लियर? What do you mean by the word financial planning? What are the objective of financial planning? What are the aspects of the financial planning? तो नेम सजेस्ट कर रहा है, नेम में ही आ रहा है कि प्लानिंग. द प्लानिंग विच इज डन फॉर द फाइनेंसिंग इज नोन एज द फाइनेंस प्लानिंग. द फाइनेंसिंग इज डन इज नोन एज द फाइनेंशियल planning. So that's we start from the first financial planning. So the process of estimating the fund requirements of a business and specifying the sources of fund is called financial planning. The process of estimating the funds requirement of a business, किसी भी बिजनेस की फंड्स रिक्वायरमेंट का पता लगाना, उसको एस्टिमेट करना और उनके सोर्सेज को स्पेसिफाई करना कि वो फंड्स किस सोर्स से आएगा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. तो हमने दो वर्ड्स पे यहाँ पे ध्यान देना है. एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस, फंड रिक्वायरमेंट्स पे ध्यान देना है. एंड सेकेंड इज स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स. सेकेंड वन इज स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स. कहाँ से फंड्स रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, पहले ये पता लगाना, फिर उनके सोर्सेज ऑफ फंड्स को स्पेसिफाई करना. दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल प्लानिंग. नाउ इट इज, ये तो एक इंश्योर है दैट एनफ फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम सो दैट द फर्म कुड ऑनर इट्स कमिटमेंट एंड कैरी आउट प्लान्स. अगर फर्म्स के पास एनफ फंड है राइट टाइम पे, सपोज करो मुझे प्रेजेंट में अपने खर्चे चलाने के लिए, अपने फर्म को रन करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए एक मैंने डेट डिसाइड किया कि मैं 10 तारीख को, मीन्स 10 एवरी मंथ आई विल पे द अमाउंट एट 10th जो भी डेट होगी मैं उसको पे कर दूंगा. एंड आई हैव कमिटमेंट, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स के लिए कमिटमेंट कर दिया, मैंने एम्प्लॉयज़ को कमिटमेंट कर दिया, मैंने अपने क्रेडिटर्स को कमिटमेंट कर दिया, मैंने एम्प्लॉयर को कमिटमेंट कर दिया, एम्प्लॉयज़ को कमिटमेंट कर दिया, मैंने अपने सप्लायर को कमिटमेंट कर दिया. अब
उस फंड्स को एनफ टाइम पे अवेलेबल करवाना, दैट कमिटमेंट एंड दैट इज कैरिड आउट इन द प्लान्स। हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कहाँ से हमारा फंड्स आएगा, कहाँ से हमारे फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, वो सोर्सेज कहाँ कहाँ से आएंगे, कितना फंड चाहिए और कहाँ कहाँ जाना है। दिस इज ऑल द फाइनेंशियल प्लानिंग। It's include the exploration of different alternative source of funds, selection of best alternative and implementation of financial plans and policies। अब इसमें क्या क्या आता है हमारा, इसमें हमारा आता है एक्सप्लोर करना डिफरेंट सोर्सेज को, सिलेक्ट करना बेस्ट अल्टरनेटिव को और इम्प्लीमेंट करना फाइनेंशियल प्लान्स और पॉलिसीज़ को। तो अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में कहें तो फाइनेंशियल प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू फंड्स एट योर डिस्पोजल। कैसे स्पेंड करना है, कितना स्पेंड करना है, दिस इज कम अंडर द फाइनेंशियल प्लानिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स, अब what are the, we can say that objectives या टास्क comes under the financial planning। सबसे पहला जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स आता है हमारा क्या, व्हाट वाज द फर्स्ट? द फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। किस पर्पस के लिए हम फंड्स को ले रहे हैं, सबसे पहले हमारा यही आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। फिर जब हमने अपना फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, जैसे हमारा मैनेजमेंट का एक एम होता है, वैसे ही फाइनेंसिंग का क्या मेन एम है, दैट इज द कॉल्ड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? जैसे एक मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वैसे ही हमारा फाइनेंशियल का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। इज दैट क्लियर? किस पर्पस के लिए हमें फाइनेंस चाहिए। फिर आफ्टर दैट वी हैव टू फ्रेम द फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड रूल्स। फिर हमने उसमें पॉलिसीज बनानी है, फिर हमने उसमें रूल्स बनाने हैं। क्लियर है? पहला ऑब्जेक्टिव, फिर फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड रूल। द नेक्स्ट वन इज फोरकास्टिंग द नीड्स ऑफ फाइनेंस। हमारा एम क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरह हमारी पॉलिसीज बनेगी, फिर वो नीड्स ऑफ फाइनेंस की फोरकास्टिंग करना, उसका फ्यूचर डिसाइड करना, फिर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ फंड्स को दिखाना, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, उसमें से बेस्ट को लेना। याद है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग? यस, सिलेक्टिंग द बेस्ट वन, फिर इम्प्लीमेंट करना और लास्ट में उसमें फॉलो अप करना। अब स्टूडेंट एक छोटी सी बात और बता दूं, देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, आपने 12th के एग्जाम्स दिए, ठीक है, आपको अपने पेरेंट्स से एक एप्पल का मोबाइल चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए। तो पहला आपका उस फाइनेंशियल का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक मोबाइल प्रोक्योर करना। फिर आप वो कैसे मिलेगा, उसमें आप अपने पॉलिसीज और रूल्स बनाएंगे। फिर नीड्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगी, किससे अरेंज होगी, कैसे अरेंज होगी ये। फिर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को, फाइनेंस के अल्टरनेटिव्स को डेवलप करना। थोड़ा पापा से लूँ, पापा पूरा नहीं दे रहे, थोड़ी मम्मी से लूँ, मम्मा पूरा नहीं दे रही, ग्रैंड पेरेंट्स से लूँ, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं दे रहे तो डिफरेंट सोर्सेज, फ्रेंड से लूँ, फ्रेंड से नहीं लूँ तो कि कहाँ से लूँ, एक लोन ले सकता हूँ क्योंकि अब मैं ग्रोन अप हो गया हूँ। तो फिर उनमें से हमने सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव कि मुझे एक मोबाइल लेना है तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे अपनी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग और पॉलिसी करना। ऐसे ही बिजनेस में होता है, जितना साइज बिजनेस का बड़ा होगा उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग उतनी क्रिएट होगी। तो स्टूडेंट समझ आया इसमें क्या क्या है? पहला फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन पॉलिसीज, थर्ड वन फाइनेंस, फोर्थ वन अल्टरनेटिव सोर्स, फिफ्थ वन बेस्ट अल्टरनेटिव,
Sixth one, implementation of financial plans. तो फाइनेंशियल प्लान इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग में शॉर्ट टर्म भी आएंगे और लॉन्ग टर्म भी आएंगे. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो हमारी एनुअल बजट्स आते हैं, लॉन्ग टर्म हमारी कैपिटल बजट्स आते हैं. तो अब फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है. अब आपने एक मोबाइल लेने का मन बनाया कि मुझे एग्ज़ाम्स क्लियर करते ही एक एप्पल का मोबाइल परचेज करना है. अब वो मोबाइल आप उस टाइम पे परचेज नहीं कर पा रहे ड्यू टू फंड्स. आपने वो 2 साल बाद लिया या 3 साल, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ, तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती. ऐसे ही बिजनेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि राइट टाइम पे राइट फंड्स होने चाहिए. ठीक है. और ये भी फाइनल होना चाहिए कि वो फंड्स अननेसेसरी नहीं. अब हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मोबाइल लेना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो जरूरी है. तो द फर्म फंड्स डज नॉट बी अननेसेसरली. फंड्स अननेसेसरली नहीं होनी चाहिए. द इंश्योर अवेबिलिटी ऑफ एडुकेट फंड्स एट द राइट टाइम. राइट टाइम पे फंड मिले, पहला राइट टाइम पे, सेकंड अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. इट प्रोवाइड पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर साउंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन. पॉलिसी और प्रोसीजर होने चाहिए किसके लिए, साउंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. एंड लास्ट वन इज द प्लान्स फॉर फ्यूचर. तो फाइनेंशियल प्लानिंग की मेन इंपॉर्टेंस क्या हुई. द फाइनेंशियल प्लानिंग की मेन इंपॉर्टेंस हुई राइट फंड एट द राइट टाइम, अवॉइड द अननेसेसरी फंड्स, to provide policies and procedure, and it is a result of preparation of plans for the futures. इस तरह स्टूडेंट्स हम इसकी प्लानिंग की इम्पोर्टेंस को भी स्टडीज करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद फ्यूचर के प्लान्स बना लिए. फिर हमने क्या करना है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड्स. आपने शायद अकाउंटेंसी में अब तक पढ़ लिया होगा इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड्स. इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड्स का मीनिंग क्या होता है कि कैश का बाहर जाना और कैश का अंदर आना. फंड्स का बाहर जाना बिजनेस से, फंड का अंदर आना. अब अगर सिर्फ कैश आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा और हम चाहें वो ना दें, तो हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को नहीं में मेंटेन कर पाएंगे. दैट्स वाई इट रिक्वायर्स द लिक्विडिटी. अब क्या होंगे सर, लिक्विडिटी वर्ड का मीनिंग क्या है. लिक्विडिटी मीन्स में द अवेलेबिलिटी ऑफ ईजियर कैश. ईजी कैश का अवेलेबल होना या नियरेस्ट कैश का अवेलेबल होना, यानी जो जल्दी से फास्टेस्ट वे में कैश में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी. तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस में हमारा एक और नेक्स्ट इसमें जुड़ गया इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड्स. और इसमें स्टूडेंट्स एक और है, एडिक्वेट लिक्विडिटी इज इंश्योर्ड थ्रू आउट द ईयर. इसमें क्या करना चाहिए, आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड होनी चाहिए. कब, थ्रू आउट द ईयर. यस, एडिक्वेट लिक्विडिटी इज थ्रू आउट द ईयर. इसमें हम इनफ्लो और लास्ट फाइनेंशियल कंट्रोल. द मैनेजमेंट attempts to ensure utilization of funds in tune with the financial plan. इसमें हमने क्या करना है, फाइनेंशियल को कंट्रोल करना है. तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या स्टडीज कर लिया. यस, हमने क्या क्या स्टडी कर लिया. राइट फंड्स राइट टाइम पे, अननेसेसरी अवॉइडेंस से बचते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग. अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है तो हम साउंड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है तो हम प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर प्लान्स कर सकते हैं. फाइनेंशियल प्लान की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो को देख सकते हैं, यानी एडिक्वेट लिक्विडिटी को अवेलेबल कर सकते हैं. और नेक्स्ट, इट सर्व एज द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल. ये क्या करता है, हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल्स को सर्व करता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? नो. नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग. तो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में इसके ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस ये पढ़े हैं. नेक्स्ट इज आती है स्टूडेंट्स हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड का मीनिंग क्या है. व्हाट डू मीन बाय वर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड का मीनिंग क्या है. Can you tell me the word meaning of capital structure?
Can you tell me the word capital structure, capital budgeting? Okay, we will discuss this on later on. कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी क्रिएट होंगे कैपिटल स्ट्रक्चर से. कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. उसके अलावा इसका हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही आएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते रहें कौन कौन से फैक्टर्स. फिर इसमें हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो फॉलोइंग फैक्टर्स दिए हैं जैसे कैश फ्लो पोजीशन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, स्टॉक मार्केट कंडीशन, ये हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को किस तरह से इफेक्टेड करते हैं स्टूडेंट्स, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है. इज दैट क्लियर? व्हाट डू मीन बाय वर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर और व्हाट आर द फैक्टर्स? स्टूडेंट्स यहाँ नियर अबाउट हम डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना है कि व्हाट आर द मेन, यू नो दैट द मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स आर ऑनर फंड्स, यानी जिसमें इक्विटी और शेयर्स आते हैं, और बोरोड कैपिटल जिसे हम डेट्स बोलते हैं. तो यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे स्टूडेंट्स डेट्स के बीच में और इक्विटी के बीच के रिलेशनशिप को हम स्टडी करेंगे. देखिए डेप्ट मीन्स जब फंड्स जो हमने हमने बाहर से बोरोड किए हैं, बोरोड फंड्स हमें एक फिक्स टाइम पे रीपे करने पड़ते हैं और उसमें फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होती है क्योंकि अगर हम टाइम पे उनकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमें एक बड़ा लॉस हो सकता है. ठीक है ना? और मोर एवर हमें उन फंड्स के ऊपर क्या देना पड़ता है, हमें उन फंड्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है. अगर प्रॉफिट नहीं भी है, अगर हमें फंड्स के ऊपर प्रॉफिट्स नहीं भी आ रहा, यानी हमारा डेप्ट के ऊपर प्रॉफिट नहीं भी अर्न करी, तो भी हम हर हाल में उसका रिटर्न्स, उसकी रीपेमेंट देनी पड़ती है. मीन्स हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है. और इक्विटी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्विटी का मीनिंग होता है शेयर होल्डर फंड्स और बोरोड शेयर होल्डर फंड्स. अब शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं? इनके ऊपर शेयर होल्डर फंड्स के ऊपर कोई फास्ट कमिटमेंट नहीं होता कि हमारे पास ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हम उन फंड्स को उसी टाइम पे करें. ठीक है ना? तो पेमेंट ऑफ रिटर्न्स और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अ फर्म मिक्सेस बोथ डेप्ट एंड इक्विटी इन मेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजन. इसलिए इसका मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम खाली हो जाएं कि सारा हमने डेप्ट दे दी, सारी इक्विटी हमने दे दी, सब कुछ कंट्रोल हमने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया. नो स्टूडेंट्स, दैट कंडीशन इज नॉट ऑल्सो गुड. और हमने सारा लोन ले लिया, हमने शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड कंडीशन. वी नीड टू मेंटेन अ condition, we have to maintain a ratio. That ratio is 2:1. That ratio is 2:1 is best consider. इसे हम कितनी कंसीडर करते हैं? 2:1 जो है वो हम बेस्ट रेशियो कंसीडर करते हैं. तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हो गया? ऑप्टिमम मिक्स बिटवीन द ऑनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स. यानी हम कह सकते हैं जब हमारा डेट और इक्विटी दोनों बेस्ट पोजीशन पे हैं, दोनों के रिजल्ट से इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों से जो हमारा कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है, दैट इज कॉल्ड आवर कैपिटल स्ट्रक्चर. समझ आया? कैपिटल स्ट्रक्चर डेप्ट एंड इक्विटी, डेप्ट and equity is called the capital structure. The proportion of debts in the overall capital is called the financial leverage or capital gearing. ये मैं अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, financial leverage और capital gearing क्या है. ठीक है? When the proportion of debts in the total capital is high, then the firm will be called highly leveraged. समझ आया?
जो हमारे टोटल प्रपोर्शन में, जो हमारे फाइनेंस के टोटल प्रपोर्शन में, टोटल डेप्ट में, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में जितना डेप्ट का प्रपोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। अगर हमारे डेप्ट ज़्यादा हैं तो हाई लीवरेज, और अगर हमारे डेप्ट कम हैं तो लो लीवरेज। एंड फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। स्टूडेंट समझ आया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? यस, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डेप्ट एंड इक्विटी। इज दैट क्लियर? क्यों जरूरत पड़ती है ये मैंने आपको बता ही दिया कि हमें जब बिजनेस चलाना है तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। सबसे पहला आता है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को या कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्टेड करते हैं, उन्हें इफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, इससे पहले मैं आपको इजी पढ़ा देता हूँ ताकि इस कॉन्सेप्ट्स में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। सबसे पहला स्टूडेंट्स आता है हमारा इसमें कैश फ्लो पोजीशन। स्टूडेंट्स, इन कैश फ्लो पोजीशन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कैश फ्लो पोजीशन? कैश फ्लो पोजीशन को समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें ये समझना पड़ेगा कि एक कंपनी के पास इनफ कैश होना चाहिए या लिक्विडिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर वो फंड्स को या कैपिटल को ज़्यादा रेज करता डिबेंचर्स के थ्रू तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे क्या होगा? अगर कैश इनफ्लो नहीं होगा तो उसे क्या इशू करने पड़ेंगे? शेयर। नहीं समझ आया? In the case a company has strong enough position, cash position, then it may raise funds through issue of debts as they are to pay back after some times and interest has to pay on debt. अगर फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, अगर फर्म के पास कैश अच्छा है, अगर फर्म के पास लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, तो वो कौन से फाइनेंस पे जाएंगे? डेप्ट पे जाएंगे। कौन से पे जाएंगे? डेप्ट पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनकी पोजीशन अच्छी है, वो आराम से इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं, टाइमली इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे प्रेफर फॉर द डेप्ट। इज दैट क्लियर? इफ हैज टू रेज द कैपिटल थ्रू डिवेंचर्स टू पे द डेप्ट्स। ओके, तो डेप्ट के थ्रू बेस्ट रहेगा। तो समझ आया? अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डेप्ट के थ्रू जाना चाहिए, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो इक्विटी के थ्रू जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट वन आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दैट वन इज, नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है पहले तो ये समझो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है वो समझिए। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग, it refers to number of times earning before interest and taxes of a company covers the interest obligation. Higher interest ratio indicates the company can have more borrowed funds. Yes students, कैश फ्लो पोजीशन क्लियर हो गया? अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हो गई? ये रेफर्स करती है नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर, यानी टैक्स देने से पहले, इंटरेस्ट देने से पहले कंपनी कितना कवर करती है, कितनी उसकी अर्निंग है। हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट्स कंपनी कैन हैव मोर बोरोड फंड्स। अगर हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो कंपनी क्या कर सकती है? ज़्यादा फंड्स को बोरो कर सकती है। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स EBIT। EBIT का मीनिंग क्या पहले ये समझ लीजिए। EBIT का मीनिंग है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जब हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को हम इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं, उसकी रेशियो को लेते हैं,
तो वो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को शो करता है। अब हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट एज अ कंपनी हैव मोर बोरोड फंड दैट हैव द मोर बोरोड फंड्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट दैट विल बी बेनिफिशियल टू फर्म टू रेज फंड्स थ्रू द बोरोड फंड्स। अब देखिए इसका समझिए, अगर मेरे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, मैंने कहीं पे 1 करोड़ या 50 करोड़ या 500 करोड़ या 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया है, उस पर मुझे रिटर्न मिल रहा है 12%। स्टूडेंट समझना, मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है? 12%। और जबकि मुझे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट्स कितनी देनी पड़ी है? मान लीजिए मुझे देना पड़ा है 8%। मैं ले रहा हूँ 8% पे और दे रहा अर्न कर रहा हूँ 12% पे, तो मेरे को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 4%। तो जब मेरी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हाइयर है तो मैं किस पे जाऊँगा? बोरोड फंड पे जाऊँगा। किस पे जाऊँगा? बोरोड फंड पे जाऊँगा। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने पहली कौन सी पढ़ी स्टूडेंट्स? यस, पहले हमने पढ़ी कौन सी सबसे? अभी हमने पढ़ी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उससे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ी? हमने फिर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्या आता है इसमें? फ्लोटेशन कोस्ट। स्टूडेंट्स क्या आता है? फ्लोटेशन कोस्ट। अब क्या होंगे सर ये फ्लोटेशन कोस्ट क्या आती है? फ्लोटेशन कोस्ट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को, डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो हमें ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को, कमिश्नर्स जो कमीशंस होते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, कुछ सिंपल सा समझ लो, जब हम शेयर्स मार्केट में उतारते हैं तो हमें उसके ऊपर कुछ खर्चे देने पड़ते हैं। ब्रोकर को कमीशन देना पड़ती है, जो अंडरराइटर है उसकी फीस देनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस देनी पड़ती है। अगर ये फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी तो क्या आप शेयर्स कैपिटल की तरफ जाओगे? कॉमन सी बात है, नहीं जाओगे। जब ये फ्लोटेशन कॉस्ट जब ज़्यादा होगी तो हम किसकी तरफ जाएंगे? हम जाएंगे फंड्स की तरफ। ठीक है, तो इसलिए फ्लोटेशन कॉस्ट को भी स्टूडेंट्स हमें ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। कोई डाउट? ओके। कंट्रोल। अब हम अपना कंट्रोल कितना चाहते हैं? अगर हम बिजनेस पे कंट्रोल रिटेन करना चाहते हैं, अगर हम मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अगर हम डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इन सबको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो हम किस पे जाएंगे स्टूडेंट्स? यस, किस पे जाएंगे? बोलो बोलो बोलो। Yes, to retain control over the management of the company, debentures and preference shares should be raised. हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा? डिबेंचर्स पे और प्रेफरेंस शेयर्स पे। स्टूडेंट्स ये अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया। कंट्रोल, भाई मुझे कंपनी पे कंट्रोल रखना है तो मैं कभी भी, भाई मुझे अपने घर के फाइनेंस पे कंट्रोल रखना है तो मैं कभी भी ऐसा उधार नहीं लूँगा जो मेरे घर में इंटरफेयर करे। तो इसलिए मैं इक्विटी को प्रेफर नहीं करूँगा, मैं डेप्ट को प्रेफर करूँगा, और डेप्ट में भी मैं प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफर करूँगा। टैक्स रेट। नेक्स्ट वन इज टैक्स रेट। टैक्स रेट, it will be beneficial for the company to raise funds through debt if the tax rate are high। अगर टैक्स रेट हाई है, अगर टैक्स रेट क्या है? हाई है, तो हमें किस पे जाना चाहिए? द टैक्स इन्फ्लुएंस कॉस्ट ऑफ डेप्ट एज इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल आइटम। तो अगर हमारे टैक्स रेट हाई हैं तो हमें फंड्स किसके थ्रू रेज करना चाहिए? डेप्ट के थ्रू रेज करना चाहिए। किसके थ्रू करना चाहिए? डेप्ट के थ्रू। नेक्स्ट स्टूडेंट कॉस्ट। अगर वही आ गया कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स अगर ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स आर डिफरेंट। अब देखना चाहिए किस फंड्स को इक्विटी से कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, प्रेफरेंस से कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, या डिबेंचर से ज़्यादा पड़ रही है, या आउटसाइड बोरोड से ज़्यादा पड़ रही है, या बैंक से ज़्यादा पड़ रही है। तो उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना चाहिए। रिस्क, किसके ऊपर कितना रिस्क है, कितने सोर्सेज में कितना रिस्क है, जिसके ऊपर रिस्क, अब रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है? बोरोड में ज़्यादा है कंपैरिजन टू ओनर फंड्स, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पहले देना पड़ता है, ओनर फंड में बाद में देना पड़ता है। तो इस केस में हमें क्या देखना पड़ता है कि रिस्क कैपेसिटी क्या है। नेक्स्ट वन इज पीरियड ऑफ
फाइनेंस, कितने पीरियड के लिए हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए है तो हमें इक्विटी शेयर्स मस्ट बी इशूड, क्योंकि उसे जल्दी से पेड बैक नहीं करना पड़ता। अगर हमें मीडियम के लिए है तो प्रेफरेंस और डिबेंचर्स इशूड किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या हमने रिवाइज किया। हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं। उसमें हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फ्लोटेशन कॉस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिस्क कंसिडरेशन, टैक्स रेट्स, ठीक है, और हमने उसमें कंट्रोल, ठीक, और कैश फ्लो पोजीशन, ये सारे स्टूडेंट्स हमने इसमें पढ़ा। इसमें स्टूडेंट्स हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छोड़ा है, दैट इज इक्विटी, वो हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। स्टेट द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, दैट इज डेप्ट अपॉन इक्विटी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। What is the impact of business risk on capital structure? Increase in risk will decrease the use of debt. जितना इंक्रीज बढ़ेगा उतना हम डेप्ट को प्रेफर नहीं कर पड़ेंगे। अंडर व्हाट सिचुएशन इंक्रीज ऑफ डेप्ट डिक्रीज ऑन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर पे हमारा कहाँ पे आएगा, इसको भी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।